ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK 24/7 न्यूज में स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां मतदान होते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां 20 सीटों पर आज छत्तीसगढ़ के अंदर मतदान हो रहा है, तो मिजोरम में 40 सीटों पर आपको बता दें मतदान होते हुए नजर आ रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच आपको बता दें दोनों राज्यों के अंदर मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 36% वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, राजनांदगांव में सुबह 11 बजे तक 20% वोटिंग रही। छत्तीसगढ़ के अंदर वोटर टर्नआउट बढ़ते हुए नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की 20 और मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां एक तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच राज्य में मतदान जारी है, तो छत्तीसगढ़ में वोटर टर्नआउट जो है 11 बजे तक 36% तक जा पहुंचा है। इससे पहले 12% था। राजनांदगांव में सुबह 11 बजे तक 20% वोटिंग रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दोनों ही राज्यों के अंदर बड़े ही उत्साह के साथ मतदाता लगातार मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले फेज में आपको बता दें ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चलिए अब इस बीच आपको अलग अलग जिलों से अलग अलग गांवों से बताते हैं। 11 बजे तक 11% तक कांकेर के अंदर आपको बता दें कि वोटर टर्नआउट जो है वह रहा है। इस बीच 20% जो है वह राजनांदगांव के अंदर रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव मतदाता लगातार वोट कर रहे हैं, तो इस बीच चित्रकूट के अंदर 17% रहा। तो आप लगभग देखेंगे हर एक क्षेत्र के अंदर जो वोटर टर्नआउट है वह काफी ज्यादा बड़ा है। जगदलपुर के अंदर जहां इससे पहले 5% से कम था, 16% तक ये जा पहुंचा है। मिजोरम के अंदर अगर हम वोटर टर्नआउट की बात कर रहे हैं 11 बजे तक, ये 20% तक जा पहुंचा है। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ अश्वनी शाही जी हैं, टीना कर्मवीर हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से, चिराग सेठी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, संदीप चौधरी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। चिराग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर इससे पहले बीजेपी की सरकार रही, कभी कांग्रेस की सरकार रही। क्या लगता है आपको, किसानों को लेकर कोई नीतिगत फैसला दोनों ही पार्टियों द्वारा कभी लिया गया? देखिए पलक जी, किसानों के लिए सिर्फ कर्जा माफ करना ही नहीं है। एमएसपी की बात करें, जिस तरह का कृषि आंदोलन हुआ, उसने दिखा दिया था कि भाजपा की सोच सिर्फ और सिर्फ जो अमीर दोस्तों के लिए है, वो गरीब किसान के लिए नहीं है। और कहीं ना कहीं किसान जब सड़क पे रहा, जब उसने आंदोलन किया और कहीं जाकर मोदी जी की आंख खुली, उन्होंने समझ में आया कि नहीं, ये गलत हुआ है, हमें यहाँ पर उनकी आय बढ़ाने पे फोकस करना है। चाहे एमएसपी की बात हो, पंजाब में हमने एमएसपी दी है, डैमेज जब क्रॉप होती है तो वहां पे कॉम्पनसेशन भी दिया है। चाहे पानी की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे सही समय पर सही टेक्नोलॉजी देने की बात हो, जब तक हमारा किसान सर्वसंपन्न नहीं होगा तब तक इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। और जब तक वो किसान अपने आप सर्वसंपन्न नहीं होता, तो सिर्फ ये पैकेजेस देने से कुछ नहीं होने वाला। तो चिराग जी, आपको नहीं लगता कि सरकार अपने भी खर्च से बचे? और क्योंकि हम आजकल ना प्राइवेटाइजेशन को बहुत गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन पूर्ण तरीके से गलत नहीं है। अगर हम किसी भी क्षेत्र के अंदर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दें, अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज की खेती हो रही है और फूड प्रोसेसिंग आप वहां पर एक यूनिट लगा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की फूड प्रोसेसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करी और अलग अलग राज्य सरकारें भी कर रही हैं। आपको भुगतान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब फसल बर्बाद ही नहीं होगी। जो फसल आपने बोई और फसल जब आई उसके बाद वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर चली गई। इस तरीके का नीतिगत फैसला लेना जरूरी नहीं है राज्य सरकारों के लिए भी, क्योंकि केंद्र सरकार कब तक कहां तक कर लेगी। जी चिराग जी, जरूरी है कि उस फसल का एक मूल्य भाव भी है जो आपको मिलना चाहिए। कॉस्ट है जो एक किसान इनकर करता है, जिसे हम एमएसपी बोल रहे हैं। अगर उसको उस पर फायदा नहीं हो रहा, देखिए जब इस तरह की फैसिलिटी आती है, प्राइवेट फैसिलिटीज बिल्डअप हो जाती है इस तरह की, तो कहीं ना कहीं होर्डिंग होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है किसान के साथ कि आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हमेशा रहना चाहिए। जो एमएसपी, हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो उसका मूल्यांकन हो रहा है उसकी फसल का, उसको 2 पैसे बचने चाहिए, उसको वो पैसा मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जब तक नहीं होगा, जब तक उसकी आय नहीं बढ़ती। मोदी जी जब 2014 में आए थे तो बोला था किसान की आय दुगनी होगी। क्या वो किसान की आय दुगनी हुई? बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि हमने कोई ऐसे मेजर्स नहीं लिए, हमने कोई ऐसी चीज नहीं करी है। देखिए बात हो रही है इथेनॉल बनेगा, ये बनेगा, बट अभी तक ग्राउंड पे कुछ हुआ है? कहीं कोई धान की इस तरह से परचेज हुई हो, या आपने देखा हो कि बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हो गया कि किसान का सारा जो भी क्रॉप है वो ले लिया गया? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी सिर्फ बातें हो रही है। अभी
अभी ना तो एमएसपी की कोई क्लैरिटी हो रही है, ना किस तरह से सस्टेनेबल फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर लेवल अगर नीचे जा रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इस पे कोई भी बात नहीं हो रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो, सर सबसे ज्यादा ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो तो पंजाब राज्य के अंदर कम हो रहा है, यूएन की हाल ही में रिपोर्ट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पे हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम भी कर रही है। ये क्या पहला काम कर रही है, साल सिंचाई का जहां पर नहर के थ्रू उन्हें पानी दिया गया, जो पहले कभी नहीं दिया गया था। और उनकी वीडियोस है, ऑन रिकॉर्ड है, जहां पर जो नहरें सूखी पड़ी थी कई कई सालों से, जिसमें पानी नहीं आया था। संदीप चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी सर, क्योंकि किसानों का मुद्दा है और छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे पास 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। तीनों नेताओं ने अपनी सभी चीजें गिनवा दी, ये किया किसानों के लिए, वो किया किसानों में। सच्चाई तो ये है, अलग अलग राज्यों के अंदर सभी किसान इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नीतिगत फैसले ले रही हैं ये पार्टियां किसानों को लेकर? जी संदीप जी, की बात हो रही है। मैं चीजें बचपन से देखी हैं, अपना बचपन खेतों में गुजारा है, तो आज तक सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन किसान के लिए गंभीर कोई भी नहीं हुआ है। और जिस तरीके से ये जख्मों पे मरहम लगाने का एक काम आप इसको कह सकते हैं कि जो किसान परेशान होता है, किसान आत्महत्या भी करता है। और आपको बताऊं पलक जी, अगर किसान के ऊपर 10,000 रुपए का कर्ज भी है तो दिन रात उसके घर में, परिवार में ये चीजें चलती हैं कि जैसे वो बहुत बड़े वजन के नीचे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के नीचे दब गया है, और उस चीज को वो दिलो दिमाग पर रहता है। गांव के दूसरे लोग भी अपने कुछ चीजों का जिक्र करते हैं कि इस आदमी के ऊपर कर्ज है। मतलब किसान के लिए कर्ज बहुत बुरा समझा जाता है, इसीलिए किसान उस कर्ज के लिए आत्महत्या कर लेता है। और एक व्यापारी करोड़ों के कर्जे लेकर भी आत्महत्या नहीं करता, विदेशों में लोग शिफ्ट हो जाते हैं, इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है सर कि छत्तीसगढ़ के अंदर किसान, प्लीज लेट मी कंप्लीट। संदीप जी अभी हमारे साथ टीना जी हैं और टीना जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी। वे कहते हुए नजर आए कि जी छत्तीसगढ़ में तो किसान आत्महत्या कर नहीं रहे हैं, मध्य प्रदेश में आत्महत्या होती है किसानों की, लेकिन आंकड़ा तो ये बताता है एनसीआरबी का कि 1344 किसानों ने आत्महत्या की। जो पूरे देश के अंदर आंकड़ा 14,000 रहा, तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो रहा, योगदान जो रहा छत्तीसगढ़ का, वो 1300 रहा। लेकिन टीना जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या नहीं करते। देखिए पलक जी, मैं बीजेपी के साथी बैठे हैं, वो बीजेपी स्टेट में नहीं बताएंगे कितने किसानों ने आत्महत्या की, वो कांग्रेस का बता देंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी का बता देंगे, आम आदमी वाले बीजेपी और कांग्रेस का बता देंगे। इन लोगों की इन बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। लेकिन सच्चाई ये है, चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, पंजाब की हो, दिल्ली की हो, किसान हर जगह समस्या में है। और किसानों की समस्या को ले आज तक किसान आयोग का गठन नहीं हुआ पलक जी, सबसे बड़ी बात है। एक किसान आयोग का आप गठन कर लीजिए, या जो उनके एमएसपी को लेकर बात हर पार्टी करेगी, लेकिन किसी की भी फर्स्ट प्रायोरिटी, किसी भी पार्टी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है किसान या उसकी एमएसपी या जिस तरीके के बिल आने चाहिए जिन पर पहले चर्चा हुई है। टीना जी, ये तो अब हमने बात करी। चलिए, इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने वोट डाल दिया है। इससे पहले जब वो वोट डालने गए थे मशीन खराब थी, हम सरकार बनाने में सक्षम है, ये बयान देते हुए नजर आए। आइजोल ईस्ट 1 में भारी जीत हासिल करेंगे, ये बात कही। मिजोरम की 40 सीटों पर वोटिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहले फेज के अंदर ही मिजोरम में आज मतदाता वोट डालेंगे। और इस वक्त बड़ी अपडेट ये है कि सीएम ने वोट डाल दिया है। बड़ी अपडेट सीधा आपको दे रहे हैं मिजोरम से। आइजोल ईस्ट में हमारी MNF government, I have a full confidence in that. Will BJP there? He is not an alliance partner. NDA is there in the center. Here in the state, we don't have any alliance with BJP or any other party. So far, they have not approached us. We have not approached them. We are only a partner of the NDA in the center. Here in the state, we support the NDA even on issue-based. तो इस वक्त आप सुन रहे थे मिजोरम के सीएम को। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको चुनाव से जुड़ी दे रहे हैं, क्योंकि 2024 के सेमीफाइनल से जुड़ी बड़ी अपडेट जो है वह सामने आ रही है। लगातार आपको बता दें कि चुनावी प्रचार के बाद अब वह लोकतंत्र का उत्सव है, जहां पर छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर आज मतदाता वोट डाल रहे हैं। वहीं मिजोरम के अंदर पहले फेज में ही आज वोटिंग हो जाएगी। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको छत्तीसगढ़ से दे रहे हैं।
छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के अंदर 20 सीटों पर वोटिंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ 11 बजे तक 22.97% तक मतदान जो है वह हो चुका है। करबथा के पंडरिया ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ये भी एक बड़ी अपडेट जो है वह सामने आ रही है। और बड़ी बात यह है कि जब हम बात कर रहे थे चुनावी मुद्दों की, तो लगातार बीजेपी छत्तीसगढ़ में सड़कों के निर्माण का मुद्दा उठाते हुए नजर आई। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर करबथा के पंडरिया में ग्रामीणों ने सड़क मार्ग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जनता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। स्वर्गीय अजीत जोगी की समाधि स्थल पर वह पहुंचे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे, छत्तीसगढ़ में स्वस्थ लोकतंत्र की कामना की है अमित जोगी ने। स्वर्गीय अजीत जोगी से जीत का आशीर्वाद मांगा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी लगातार हर एक अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि मैदान में इस वक्त कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ प्रमुख तौर पर अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही बीजेपी चुनावी मैदान में है। छत्तीसगढ़ में स्वस्थ लोकतंत्र की कामना करते हुए अमित जोगी। इतना अपील करूंगा बस्तरवासियों से, नांदगांव के मतदाताओं से, कबीरधाम जिले के मतदाताओं से कि आज मतदान हो रहा है। मैंने देखा है कि खासकर दक्षिण बस्तर में बहुत कम मतदान हो पाता है। मैं विशेष रूप से अपील करता हूं कि इस बार हम लोग अधिक से अधिक मतदान करें। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये मौका 5 साल में एक बार आता है, इसको नहीं गंवाना चाहिए। 5 साल हम लोग राजनेताओं को कोसते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। इस बार आपको तय करना है कि कौन अगले 5 साल के लिए सही है। क्या आपको नेता लोग चुनने हैं दिल्ली के, या फिर छत्तीसगढ़ का बेटा चुनना है? क्या आपको जो कोरे कागज में घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनको चुनना है, या जिसने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के दिया है कि सरकार बनेगी, आपके बेटे की सरकार बनेगी, मैं 10 कदम लूँगा और गरीबी ख़त्म करूँगा, नहीं तो मैं फिर जेल जाऊँगा। ये आपको तय करना है कि कौन बस्तर का, कौन राजनांदगांव का, कौन कबीरधाम का वास्तव में। चलिए, लगातार कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी हम कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम काफी महत्वपूर्ण बात इस वक्त कर रहे थे कि किस तरीके से मुद्दे तो हैं, लेकिन मुद्दों पर नीतिगत फैसले किस तरीके से लिए जा रहे हैं। जी संदीप जी। देखिए पलक जी, जिस तरीके से नीतिगत फैसलों की बात आती है, आप ये देखिए जिस तरीके से चुनाव आता है और किसानों के कर्जा माफी की बात की जाती है, क्योंकि राजनीतिक दल जानते हैं कि किसान की जो सबसे कमजोर नस है, जिसको दबाया जा सकता है, वो है उसके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज। और इससे उनको इस बात का भी पता चल जाता है। तो क्या संदीप जी एक नेक्सस है एक तरीके से कि पहले कर्ज में डालो फिर कर्ज को माफ कर दो? बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर 2 लाइनों में आपको बताना चाहता हूँ कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। देखिए उनको इस स्थिति में पहुंचा दिया जाता है। अगर स्टार्टिंग से चिंता की जाए कि कैसे उसकी सिंचाई का प्रबंध किया जाए, कैसे उसकी बिजली का प्रबंध किया जाए, कैसे उसकी एमएसपी तय की जाए, कैसे उसके धान के गन्ने का प्रबंध। डॉक्टर टीना करमवीर जी, ये तो बात रही किसानों की। अब चलिए एक और मुद्दे पर आते हैं छत्तीसगढ़ के। ये यूं कह लेते हैं एक नए मुद्दे पर आते हैं, कांग्रेस की और विपक्षी गठबंधन INDIA की। 60 साल में जातीय जनगणना की चिंता कांग्रेस को नहीं सताई। अब जब विपक्ष में बैठी है तो जातीय जनगणना आपको याद आ गई। पहले तो आप 1932 के आंकड़ों पर चल रहे थे, जो जातीय जनगणना अंग्रेजों के वक्त में कराई गई थी। अब आपको एकदम से जातीय जनगणना की इतनी चिंता क्यों होने लगी? कोई मुद्दा नहीं बचा कांग्रेस के पास? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती है, और आज भी अगर जाति जनगणना की बात कर रही है तो ये सामाजिक न्याय का ही एक मुद्दा है। इसको आप इस तरीके से नहीं ले सकते कि हम लोगों के लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा है।
दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए अभी किसानों को लेकर जो बात कही गई थी, 3200 अगर प्रति क्विंटल अगर धान खरीदने का काम कर रही है तो छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। और ये पूरे देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार ऐसा काम कर रही है। और जाति जनगणना की अगर मैं बात करूं तो हमने जाति जनगणना करवाई थी जब हम सरकार छोड़ रहे थे। 2014 में किसकी सरकार आई? क्यों नहीं उस डाटा को रिवील कर देते? उस डाटा एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम, जरा आते हैं फैक्ट्स पे बात करते हैं, जुमलों पे बात नहीं करेंगे मैम, फैक्ट्स पे बात करेंगे। आपकी सरकार ने आज तक जातीय जनगणना नहीं कराई। अंग्रेजों के वक्त में जातीय जनगणना हुई थी। एक सेकंड मैम, सुन लीजिए मैम, कास्ट सेंसस देश के अंदर नहीं हुआ। जो आप 2011 मुझे गनवा रही हैं वो सेंसस था, उसमें केवल और केवल, एक सेकंड मैम, केवल और केवल आपने तीन कास्ट को लेकर आपने सिर्फ और सिर्फ डेटा जुटाया। पूरे देश में कास्ट क्या है उस पर आपने कभी सेंसस नहीं किया। और दूसरी चीज मैम, एक सेकंड मैम, मेरी बात सुन लीजिए, ये अधिकार है सरकार के पास, अगर वह कास्ट सेंसस करवा भी रही है और उनके पास डेटा है तो वह उसे कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ये कास्ट सेंसस के अंदर संविधान में बात लिखी हुई है मैम। आपकी सरकार ने कभी सार्वजनिक नहीं की और आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक करिए। अब आप मैंने आपकी बात ठीक है मैम, अब फैक्ट्स पे बोलिएगा मैम, फैक्ट्स पे बोलिएगा। ये फैक्ट है कि कांग्रेस सरकार ने कभी कास्ट सेंसस नहीं करवाया। बोलिए अब। नहीं, एक बात बताइए, नहीं आप मुझे एक बात बताइए, 9.5 साल तक किसकी सरकार है? जाति जनगणना से जब आप देश का प्रधानमंत्री, अरे मैडम आप एक सेकंड टीना जी, पलक सहगल नहीं बोल रही कास्ट सेंसस करवाया जाए। एक सेकंड टीना जी, पलक सहगल नहीं कह रही है कास्ट सेंसस करवाया जाए। INDIA का गठबंधन कह रहा है कास्ट सेंसस करवाया जाए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 60 साल में जब आप सरकार में बैठे थे आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाया? मैम आपकी सरकार ने 60 साल में कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाया? जब अब बात हम विकास की कर रहे हैं, आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार को कास्ट सेंसस कैसे चूक गया? प्लीज मैम जस्टिफाई करिए, तभी देखिए, प्लीज मैम जस्टिफाई करिए। सत्ताधारी पार्टी है, उससे भी सवाल पूछिए ना। अरे मैडम आप बताइए ना, 60 साल में आपकी सरकार थी, आपने कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाया? 1931 के कास्ट के डेटा के, जाति के जो जितना भी डेटा था उस पर क्यों आप नीतिगत फैसले ले रहे थे? आप जाकर थोड़ा नहीं मैडम, आप मुझे आप जवाब दीजिए। आप अब कास्ट की बात उठा रही हैं, जात की बात उठा रही हैं। 60 साल से जब आप केंद्र में बैठी हुई थी, जातिगत जनगणना आपकी सरकार ने क्यों नहीं करवाई? बताइए मैडम, मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए। इसमें आप भी अपने नहीं मैडम, आप बताइए, एकदम से कांग्रेस को कास्ट की, जात की क्यों चिंता होने लग गई? प्लीज मैम ब्रिंग इट ऑन। हमें शुरुआत से ही है, हमने कास्ट सेंसस करवाया और उसके बावजूद इस सरकार की, मैम कौन सा कास्ट सेंसस करवाया? ये क्यों नहीं जनता के सामने क्यों नहीं है मैडम? सवाल यहाँ है 1931 के आंकड़ों के ऊपर क्यों अभी तक नीति बन रही है? देना चाहती है मैडम, शायद आपने पढ़ा नहीं है। मना कर दिया। 1931 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ मैम, हाल ही में बिहार सरकार ने करवाया, वह भी राज्य सरकार के अधीन है। केंद्र के अंदर कास्ट सेंसस नहीं हुआ मैम, प्लीज आप इस बात को मानिए। आप गलत फैक्ट्स मत पेश कीजिए। डिसीजन भी जाकर देख लीजिए, जाकर नो मैडम, थोड़ा स्टडी करिए, उसके बाद मैडम स्टडी करके बोल रही हूँ, आप जुमले कर रही हैं। कास्ट सेंसस 1931 के बाद नहीं हुआ, प्लीज मैम इस बात को अग्री करिए। कांग्रेस ने कास्ट सेंसस नहीं करवाया मैम, आप इस बात को कबूलेंगी आज डिबेट में? कांग्रेस ने कास्ट सेंसस 1931 के बाद नहीं करवाया। सवाल पूछा, हमने ये भी पूछा कितने, कोई बात नहीं मैम, आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप ऑफेंड हो रही हैं। मैम आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप ऑफेंड हो रही हैं। आप मुझे केवल इतनी सी बात नहीं बता पाए कि 60 साल में जब आपकी सरकार ने कास्ट सेंसस नहीं करवाया तो अब आप कास्ट सेंसस की मांग क्यों कर रही हैं? हमने अश्विनी शाही जी क्या कहना चाहेंगे? आप हमसे सवाल, अश्विनी शाही जी क्या कहना चाहेंगे? जो है एकदम जायज है। और टीना जी के पास मैंने पहले भी कहा कि अब विरोधियों के पास न मुद्दे का अभाव है, तथ्यों का अकाल है, तर्कों का सूखा है। आज इनको मैं कहता हूँ, राहुल गांधी जी घूम घूम कर कहते हैं कि भाई जातिगत जनगणना हम कराएंगे जहां हमारी सरकार आएगी। लेकिन मैं अभी पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से टीना करमबीर जी से, सिद्धारमैया जी ने कराया था जब उनकी सरकार थी, आज भी उन्हीं की सरकार है, क्यों नहीं कर्नाटक में राहुल गांधी जी उसको सार्वजनिक करते हैं? कांग्रेस की सरकार में एक सेंसेक्स हुआ था, बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने नहीं किया, अब आपने क्यों नहीं किया इसको बताइए। दूसरा, बिहार में इन लोगों की सरकार है, बिहार में इन लोगों ने कराया, उसमें भी चलिए आंकड़ों का हेर फेर हुआ, लेकिन
उसमें हम लोग इंतजार करते रहे कि जातिगत के बाद फाइनेंशियल और सोशल कुछ भी आंकड़े जारी किए जाएंगे, वो जारी नहीं हुए। इसका मतलब है कि जातिगत जनगणना इन लोगों का सिर्फ चुनावी स्टंट है। तीसरी बात, INDIA जो गठबंधन बना है, इसमें अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने 3 दिन पहले भाषण दिया मध्य प्रदेश में। उन्होंने स्पष्ट कहा कांग्रेस पार्टी ठग पार्टी है और इन लोगों को जातिगत जनगणना चुनावी फायदे के लिए करा रहे हैं। अब इस पर क्या कहेगी कांग्रेस, क्या नहीं कहेगी, वो मेरा मुद्दा नहीं है। मगर इंडी अलायंस के लोगों ने भी जो जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, उन लोगों ने भी उस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। तो जातिगत जनगणना तो इन लोगों ने कराया नहीं। हाँ, हम लोग रोहिणी कमीशन की बात करते हैं। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति के पास गई है। हम कहते हैं कि सबको 2008 के सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीमी लेयर का फैसला था उसको भी लागू किया जाए। उसके बाद रोहिणी कमीशन के हिसाब से जैसे ओबीसी में 2633 जातियां हैं, उसमें से 97 जातियां जो हैं 27% आरक्षण का 10% लेती हैं और 1633 जातियों को कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम उस विसंगति को दूर करने की बात करते हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो तो क्रीमी लेयर का भी हो और जिसको लाभ नहीं मिल रहा आरक्षण का उसको भी। EWS का आरक्षण हम लोगों ने दिया। चिराग सेठी जी, आपका इस पर क्या स्टैंड है? क्योंकि आप INDIA गठबंधन के अंदर है और लगातार हम हर राज्य के अंदर देख रहे हैं कि कांग्रेस, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रही, कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना की बात कर रही है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये बात कहते हुए नजर आए कि हमारी सरकार बनते ही हम जातीय जनगणना करवाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं आप किसी भी जात किसी भी धर्म से आए, जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है वो सब पूरी होनी चाहिए, वो शिक्षा है चाहे वो स्वास्थ्य है। पर कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि हमें पता रहना चाहिए कि कौन सी जाति, क्या पॉपुलेशन, आज का डेटा क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। यही हमारे सांसद सर, हमें पता होना चाहिए या पब्लिक को पता होना चाहिए? पब्लिक को पता होना चाहिए। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री पार्लियामेंट के पटल पर आकर बोलते हैं कि हमारे इतने मंत्री ओबीसी हैं, हमने ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो कहीं ना कहीं जनता भी जानना चाहती है कि क्या परसेंटेज है, आप किस बेसिस पे बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आकर बोलते हैं पार्लियामेंट में या गृह मंत्री बोल रहे हैं, तो कुछ नंबर्स तो होने चाहिए कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं हमें चाहते हैं कि हो, पर हमारी प्राथमिकता फिर मैं बोलूंगा स्वास्थ्य और शिक्षा रहेगी। हैरान हूं मैं और परेशान भी हूं क्योंकि आज हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मिलकर विकास की बात करते हैं और अपने संघवाद को और मजबूत बनाते हैं, लेकिन आज भी हम जाति पर अटके हैं। क्या लगता है कि जातीय जनगणना एक सेकंड के लिए 1931 के बाद जो करवाई गई और हमने देखा, ये सबूत रहा कि जाति के आधार पर हम और ज्यादा बटे, क्या आज 2023 में जब हम अमृतकाल बना रहे हैं तो क्या जातीय जनगणना की जरूरत है? अगर मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो जातीय जनगणना की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश की राजनीति अपनी रोटियां सेकने के लिए जानी जाती है। अगर मैं देश की एकता और अखंडता की बात करूं, हिंदुस्तान के विश्व गुरु बनाने की बात करूं, तो मुझे लगता है कि हमें जाति हो या धर्म हो, इन चीजों की बातें नहीं करनी चाहिए। जो देश आज दुनिया में विश्व गुरु बने हुए हैं, चाहे वो अमेरिका की बात कर लीजिए, ब्रिटेन की बात कर लीजिए, वहां पे जाति और धर्म के नाम पर न डिबेट होती है, न दंगे होते हैं, न वहां की राजनीति में कहीं उसकी कोई स्थान है। तो हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, हमें मजदूर को कैसे उठाना है, किसान को कैसे मजबूत करना है। जो हमारे देश के व्यापारी वर्ग है वो अडानी और अंबानी की तरफ पूरी दुनिया में अपना झंडा कैसे बुलंद करे, हमारी राजनीति कैसे साफ सुथरी हो, ईडी के और सीबीआई के छापे की जरूरत ना पड़े, वो भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, तब जाकर आप एक ऐसे हिंदुस्तान का सपना देख सकते हैं जिसकी परिकल्पना हमारे बड़ों ने की होगी। अश्विनी जी, एक बात समझ नहीं आ रही, पहले बीजेपी का नेतृत्व ये बात कहता था, मुझे अच्छे से याद है, हाल ही में 1.5 महीने पहले की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हुए नजर आए कि मेरे देश का जो गरीब है उसके उद्धार के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए मैं लगातार प्रयास करूंगा कि काम किया जाए, पॉलिसीज बनाई जाए, नीति बनाई जाए, योजनाएं लेकर आई जाए। अब आप यहां पर बैठे कह रहे हैं कि जी नहीं, जाति पर हम जातीय जनगणना करवाएंगे, बाकायदा करवाएंगे।
तो आपके नेतृत्व के अंदर भी और आपकी भी आइडियोलॉजी के अंदर अब एक कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। क्या आप जाति का समर्थन करते हैं? क्या उससे परे हटकर अब आर्थिक विकास की बात करेंगे कि देश में बैठा जो गरीब है आर्थिक आधार पर आपको और ज्यादा योजनाएं जो है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो है वो दी जाएंगी? और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा 2014 के बाद से है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसमें सभी जातियां समाहित होती हैं। और जो हमारे 14 में 280 के ऊपर सीटें मिली और 2019 में उस जो 300 के ऊपर सीटें मिली, तो ये दोनों हमको किसी एक वर्ग, एक जाति का नहीं मिला। ये पूरे देश के लोगों के एक अधिकांशतः वर्ग का वोट मिला हमको। तो हमको पूरे देश का, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश की बात करते हैं, 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। और हमेशा सोशल वेलफेयर स्कीम भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार जो है ये चलाती रही है। अब सोशल वेलफेयर में क्या आता है, महिलाओं के पास मकान नहीं थे तो आधी आबादी को मकान का मालिक बनाया गया, सभी मकानों पर उनका नाम लिखा है, शौचालय बनवाए गए, आयुष्मान कार्ड इस समय देखिए कि किस तरीके से आप पूरे समझ रहे हैं, एक डेटा बताता है कि आपकी जो योजना है जिसमें आप फ्री राशन वितरित करते हैं देश के अंदर, सबसे ज्यादा जो गरीब इस पूरे योजना का फायदा उठाते हैं सर, सबसे ज्यादा इसमें पिछड़ा वर्ग है। तो यानी सबसे ज्यादा जो गरीब हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पिछड़ा वर्ग है, उनकी स्थिति में कोई सुधार अभी नहीं हुआ। ये एक ऐसी स्थिति है कि जाति को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते और इतना ज्यादा प्राथमिकता भी नहीं दे सकते कि हम जाति के आधार पर बंट जाएं। पलक जी, बहुत ही शानदार सवाल है। मुझे लगता है कि जितने सवाल आपने किए सबसे उत्तम सवाल है ये। थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये जो पिछड़ा और अति पिछड़ा किसने किया? पहले जब संविधान में हमारे 1950 में 1108 जातियों का वर्णन है और आज पता नहीं कितने लाख जातियां हो गई हैं। ये जो सरकार आई, जैसे अभी वहां पर क्या नाम है, बिहार में एक जातिगत सेंसेक्स आप सबके सामने आया, अब उसको उठाकर देख लीजिए कितने ओबीसी हैं, यानी कि पिछड़ा, और उसमें कितना अति पिछड़ा उसमें शामिल किया गया है। इन लोगों ने जो अति पिछड़े थे उनको दबाने का काम किसने किया? इन्हीं लोगों ने जो क्रीमी लेयर में आते थे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, इसको वो न लिया जाए, लेकिन वह भी उदाहरण है कि लालू प्रसाद यादव जी का बेटा चाहे जितने पीढ़ियों में जाए उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुलायम सिंह यादव जी के बेटे और पोते को आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन मंगरू लाल के बेटे को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एक जाति है, मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं बनटांगिया, जिसको लोग जानते नहीं है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब वो एमपी थे और मुख्यमंत्री होने के बाद भी, छोटी सी जातियां, हजारों में उसकी संख्या है, उसको कोई इंडोर्स ही नहीं करता था। लेकिन आज उसके ऊपर ध्यान दिया गया तो उसको शामिल कहां किया गया? अति पिछड़ा में, उसमें जो है एसटी में शामिल किया गया उसको, और नाबार्ड से और बहुत तरह की योजनाओं का लाभ अब मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। इसलिए जो आपने कहा कि ये राशन का जो सबसे अधिक लाभ उठा रहे हैं वो लोग उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों की बात की। ये तो हम एक तरह से कहिए कि जब 2013 में एक चुनावी वो किया गया, जो फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आई कांग्रेस, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उस समय भी देखिए 2/3 जनता के लिए इन लोगों ने व्यवस्था किया। आज जब कोरोना काल आया हमने उसको बढ़ाया आगे, और आज भी वो जनता जो एकदम अंतिम पायदान पर खड़ी है पलक जी, उसको उसका लाभ मिल रहा है। और हमने उस पीडीएस में जो है कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया। अश्विनी जी ने जो सवाल का जवाब दिया है, राजनीति से जरा परे हट जाइए, क्या लगता है कि ये एक सोच बेहद जरूरी है कि आप जाति को भी साथ रख लीजिए लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति क्या है उसे भी साथ रख लीजिए। अब इन दोनों का जोड़ कर अब आपको सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसका फायदा मिलेगा, या फिर सीधा ही चले जाते हैं आपके दिल्ली मॉडल पर, स्कूल बना दिया, अब वहां पर जनरल पढ़े, ओबीसी पढ़े, एससी पढ़े, एसटी पढ़े, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने स्कूल बनाया, आपके पास पूरा अधिकार है अब सरकार की उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फायदा उठाए। देखिए, बिल्कुल ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन रहा है कि जो भी
आपके मूलभूत राइट्स है वो आपको मिलने चाहिए, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है। तो आपने मोहल्ला क्लिनिक एक मोहल्ले के अंदर बना दिया। अब वहां पे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से अगर कोई आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर कोई भेदभाव नहीं करने वाला कि आपको ये दवाई नहीं मिलेगी या आपको ये दवाई नहीं मिलेगी। आपका बिल्कुल वैसे ही इलाज किया जाएगा जैसे किसी और का किया जाता है। और ऐसे चिराग जी, क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं? ठीक है, मैं अभी स्वास्थ्य की बात नहीं कर रही हूँ, हम नौकरियों की बात करते हैं, हम बात करते हैं एजुकेशन की। क्या आप समझ रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति एकदम अलग है और छत्तीसगढ़ की स्थिति एकदम अलग है? छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर 52% ओबीसी की आबादी है, तो हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि वहां पे जाति फैक्टर नहीं है, वहां पर हम जाति की बात नहीं कर सकते हैं। देखिए पलक जी, आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और अश्विनी जी ने खुद आंसर दिया कि कैसे एक जाति है जिसकी कुछ हजारों में संख्या है। तो भी हजारों का डेटा जब आया, जब तभी पता चला ना कि उनकी कास्ट बैकवर्ड थी। और जब तक सेंसस नहीं होगा, जब तक डेटा नहीं आएगा, आप कैसे बात नहीं आया चिराग जी, कोई डेटा नहीं आया। इसको हम लोगों ने निकाला, वो आपने उनके निकाला उसके ना सर, स्तर कुछ से हम लोगों ने तो किया उसको होगा निकाला। ना। जाति नहीं, हमने सेंसस नहीं कराया होगा ना। हमने देखा कि ये कौन है, ये लोग इतने अभाव में क्यों जी रहे हैं, ठीक है, उनको मुख्य धारा में ले अश्विनी जी आपने कंसीडर सुना कर इस लिया बात आपकी को। बात। बोलिए चिराग जी। हाँ देखिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये कराना पड़ेगा। आपको पता तभी चलेगा कि कौन सी जाति ज्यादा प्रभावित है। आपने खुद बोला कि जो राशन फ्री मिल रहा है उसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसका नंबर सबसे ज्यादा है। तो उसके कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है वो चीज कि वो क्यों इस तरह से जी रहे हैं, क्या रीजन रहे हैं, कौन सी जाति में क्या हो रहा है, किस जाति को कुछ फायदा हुआ है, नहीं हुआ है। और ये तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बहुत हर बार पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम अदर ओबीसी से आते हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री है, ओबीसी के इतने मंत्री हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर ये पता चल जाएगा कि कौन सी जाति से कौन है, कितना परसेंट है, फाइनेंशियल डेटा है। सर, कास्ट सेंसस एक्ट जो 1948 में बनाया गया था चिराग जी, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हुए ये बात कहता है कि आप जातिगत जनगणना करवा भी रहे हैं, कास्ट सेंसस करवा भी रहे हैं, तो ये सार्वजनिक नहीं करना आपको। आप अपनी पॉलिसी बनाइए, अपने पास रखिए, सार्वजनिक कर और ज्यादा जात के आधार पर हम बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, पर आपके पास डेटा तो होना चाहिए ना। कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले आपके पास डेटा तो चाहिए। अब आप 1932 के डेटा पे तो आज नहीं काम कर सकते। जो 1932 में हमारी प्रॉब्लम थी, क्या 2023 में वो प्रॉब्लम्स हैं? वो बिल्कुल नहीं है। 90 साल पहले के डेटा पे आज आप आज की पॉलिसी नहीं बना सकते ना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करी। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के कोंटा के दुर्मा के अंदर मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई है। दुर्मा में नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। छत्तीसगढ़ कोंटा में दुर्मा में मतदान केंद्र पर फायरिंग की ये बड़ी जानकारी जो है वह सामने आ रही है, जहां एक तरफ लगातार आपको बता दें कि केंद्र की एजेंसियां और केंद्र के सुरक्षा बल, राज्य के सुरक्षा बलों की तैनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दुर्मा में नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। फायरिंग की भी घटना सामने आ रही है। वही कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराने की प्रक्रिया जो है अभी भी जारी है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको चुनाव से जुड़ी दे रहे हैं। 2024 के सेमीफाइनल का आज आगाज हो चुका है। बात हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ चुनाव से, इसका शंखनाद हुआ है और अपडेट ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर ये एक दुर्मा से बड़ी जानकारी है। नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार जो है वह कर दिया है। इस बीच कई सारे राज्यों से ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस सड़क को लेकर करवता की पंडरिया में ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। तो नेता एक दूसरे को घेरते हुए कई सारे सवाल भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। तो इस वक्त बड़ी अपडेट छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी। जिस प्रकार से ये कांग्रेस सरकार नक्सलियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग कर रही है, उससे अगर इसे लगता है कि लोकतंत्र की जंग ये अगर शस्त्र से जीत लेंगे तो इनकी भूल है। लोकतंत्र की जंग जनता के मत से जीता जाता है और भारतीय जनता पार्टी को जनता का बहुमत मिलेगा, ये तो तय है। और ये आताई सरकार जाएगी, ये भी तय है। अभी कल 2 चरणों के मतदान है, बस्तर की 12 सीट और राजनांदगांव क्षेत्र के लगभग 8 सीटें का। इन सीटों में एक बहुसंख्यक वर्ग का जिस प्रकार से अपमान इस सरकार ने किया है, इनके अधिकारियों के चेतावनी देने के बावजूद जैसे अवैध धर्मांतरण कराया है, लोगों के मन में उस चीज़ की कसक है, वो इस सरकार को बताएंगे। देखिए, जो ये प्रथम चरण की 20 सीटों पर कल चुनाव होने वाला है। 2018 में हम इसमें पिछली बार 18 सीटें जीते थे
और फिर एक सीट पर बाई इलेक्शन हुआ था आपका दंतेवाड़ा पे, उसको मिलाकर 19 सीट जीते थे। तो इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा पिछला आंकड़ा था, जो पिछला हमारा रिपोर्ट था, हम उसको फिर से दोहराएंगे और लगभग 18 से 19 सीटें हम इसमें जीतने जा। हमने तो जो एक नारा दिया हुआ है जनता की तरफ से, अब की बार 75 पार, हमारा घोषणा पत्र जारी होने के बाद पूरे प्रदेश के लोगों ने जैसा उसका स्वागत किया है, एक खुशी का जो वातावरण बना है, इससे स्थापित हो चुका है कि अब की बार हम 75 के फिगर को पार करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही शर्मनाक हार यहाँ होने वाली है। 23 वर्षों तक भाजपा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को छलाया। छत्तीसगढ़ की जनता इस बार विकल्प देख रही है। हमें उम्मीद है इस बार जो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है उसमें आम आदमी पार्टी को बेहतर वोट मिलेगा। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता इस बार केजरीवाल की गारंटी पे वोट करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता इस बार कह रही है हम एक मौका केजरीवाल को देना चाहते हैं। तो उम्मीद है इस विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को अच्छा वोट मिलेगा। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा। देखते रहिए जी के।